सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, जिसके ऊपर मिलते हैं आपको फ्री में बेस्ट कोर्सेस। तो वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको मेरा नाम लिखना है अजय पाल। फिर आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी इस प्रकार से, ये मेरी फ़ोटो दे रखी है। फिर आपको वहाँ से फॉलो करना है। अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जनरल साइंस के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। इससे पहले हम आपके 7 टेस्ट ले चुके हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले 7 टेस्ट नहीं देखे तो देख लीजिए। सभी के सभी वीडियो अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम इस टेस्ट में पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लाइव पर जुड़ सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, बड़ी डीसी मशीनों का योग किससे बना होता है? यानी बड़ी डीसी मशीनें होती है उनका योग होता है या भारी बॉडी होती है, वो किस धातु की बनी होती है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, आपको जैसा भी आता है। हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, रोट आयरन। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ज़रूर लगाना है अगर आप आंसर टाइप कर रहे हो तो। जैसे मान लो पहले का ए है तो 1 नंबर लगा के आपको ए टाइप करना है, दूसरे का बी है तो 2 नंबर लगा के आपको बी टाइप करना है, जिससे कि हमें पता चल सके आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए। लगभग कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। यानी जो बड़ी डीसी मशीनें होती है उनका योग किससे बना होता है? हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, कास्ट आयरन से बना होता है हमेशा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जो दिक् परिवर्तक होता है या कंप्यूटेटर बोल सकते हैं इसको, तो इसका क्या काम होता है हमेशा बताना है आपको। क्या आर्मेचर चालकों से धारा को एकत्रित करता है, या धारा को बाहरी परिपथ में भेजना, या आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना, या कुंडलन के जो सिरे होते हैं उनको जोड़ना? क्या काम होता है दिक् परिवर्तक का? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, आपको जैसा भी आता है। तो साथ में मैं अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूँ, नीचे देख लीजिए। जो सबसे पहले आंसर दे रहा है मैं उसी के नाम टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता आप सभी का, क्योंकि बाद में जो कैंडिडेट्स वीडियो देखेंगे उनको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, जो पिछले टेस्ट थे उन सभी की PDF फाइलें अवेलेबल करवा दी है मैंने, आप देख सकते हैं। जितने भी पिछले टेस्ट हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स फिर गलत कर रहे हैं इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो कंप्यूटेटर होता है या दिक् परिवर्तक, तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आर्मेचर चालक होते हैं तो उनसे धारा को एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना, यह इसका मुख्य कार्य होता है। यानी सी आंसर हो जाएगा इसका, आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। ब्रूस तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है, क्योंकि तांबे की अपेक्षा क्या कारण होता है? जो ब्रूस है वो कार्बन के बनाए जाते हैं, तांबे के नहीं बनाए जाते। जल्दी से बता दीजिए। मैंने क्वेश्चन ये बताया भी था आपको पिछले टेस्टों में, कार्बन का बनाने का क्या कारण होता है? क्या कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है इसी वजह से, या कार्बन का प्रतिरोध कम होता है, या कार्बन सस्ता होता है, या घिसता नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना पहले, कौन सा होगा इसका आंसर। ब्रूस तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है, तो क्या कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए। लगभग कैंडिडेट्स का जवाब गलत आ रहा है इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, होगा इसका आंसर। यानी कार्बन का प्रतिरोध है वो अधिक होता है स्टार्टिंग में,
तो कार्बन होता है वो एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थ होता है। तो जितना ये घिसने के साथ गर्म होता जाएगा, जैसे मान लो मशीन चलेगी तो जितना ये गर्म होगा उतना इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इसी वजह से कार्बन का ब्रूस प्रयोग में लिया जाता है। अगर यहाँ पे तांबे का होता तो ये गर्म होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता तांबे का। इसी वजह से तांबे की जगह कार्बन का उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अधिकतम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए? जो डीसी जनरेटर है उससे अगर हमें अधिकतम दक्षता चाहिए तो क्या होना चाहिए? आर्मेचर ताम्र हानियाँ है वो चुंबकीय हानियों के बराबर होनी चाहिए, या आर्मेचर ताम्र हानियाँ होती है वो स्ट्रे हानियों के बराबर होनी चाहिए, या आर्मेचर जो ताम्र हानियाँ होती है वो स्थिर हानियों के बराबर होनी चाहिए, या आर्मेचर ताम्र हानियाँ होती है वह भंवरदार या जो हानियाँ होती है उनके बराबर होनी चाहिए। कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अधिकतम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्मेचर ताम्र हानियाँ है वो स्थिर हानियों के बराबर होनी चाहिए अगर हमें अधिकतम दक्षता चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेप कुंडलन में समांतर मार्ग कितने होते हैं? 4, 2 या ध्रुवों की संख्या के समान, या 6? कौन सा होगा इनमें से आंसर? लेप कुंडलन होती है या लेप वाइंडिंग बोल सकते हैं इसको, उसमें जो समांतर मार्ग होते हैं या समांतर पथ होते हैं वो कितने होते हैं? 4, 2 या ध्रुवों की जो संख्या होती है उनके समान, या 6? कौन सा होगा इनमें से आंसर? तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो ध्रुवों की संख्या होगी उन्हीं के समान होगा हमेशा लेप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं उनकी संख्या ध्रुवों की संख्या के समान, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, और पीडीएफ फाइल आपको कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगी। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यह ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है जो पैदा विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा, या मोटर में जो धारा की दिशा होती है उसके लिए, या जनरेटर के जो घूमने की दिशा होती है उसके लिए, या फ्लक्स की दिशा के लिए। यानी फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है वो किस लिए उपयोग में लिया जाता है? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आपको जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कल शाम को 8 बजे लेकर आएंगे हम आपके लिए अगला टेस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जो विद्युत जनित्र होता है उसमें जो पैदा होता है विद्युत वाहक बल उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। जनित्र को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्राय जाना जाता है कपलर के नाम से, प्राइम मूवर के नाम से, ड्राइवर के नाम से, या ट्रेलर के नाम से? कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी जनित्र को जो चलाने वाला या यांत्रिक ऊर्जा स्रोत होता है उसको किस नाम से जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है? कौन सा होगा इनमें से आंसर? यह क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकल हेल्पर में। जनित्र को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्राय जाना जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्राइम मूवर बोला जाता है हमेशा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? उत्पादन, प्रेरण, या प्रतिष्ठंभ, या चालकता? क्या कारण होता है? जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है,
तो इसका कारण क्या होता है? कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, लगभग कैंडिडेट्स ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, कुछ कैंडिडेट्स गलत किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेरण हो जाएगा इसका। यानी जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसका कारण होता है प्रेरण। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। जो स्पिलिट रिंग होता है तो उसमें जो पदार्थ का उपयोग में लाया जाता है वह कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या सोना? जल्दी से बता दीजिए। जो स्पिलिट रिंग होता है, एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्पिलिट रिंग, दोनों में अंतर होता है विपरीत। जल्दी से बता दीजिए। जो स्पिलिट रिंग होता है उसमें जो पदार्थ उपयोग में लिया जाता है वह किसका बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या सोना? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, तांबे का होता है हमेशा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यदि घूमते हुए आर्मेचर चालकों से जो स्प्लिट रिंग जुड़ा हुआ होता है तो आउटपुट किस प्रकार की होगी? दोलन धारा, कम अधिक होने वाली धारा या दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा? आउटपुट के बारे में पूछा गया है इसमें। यहाँ पे देखिए स्प्लिट रिंग जोड़ा गया है, अगर यहाँ पे स्लिप रिंग होता तो इसका उल्टा हो जाता। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? अगर स्प्लिट रिंग जुड़ा हुआ होता है तो आउटपुट कौन सी होती है? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, दिष्ट धारा होगी। अगर यहाँ पे स्लिप रिंग जुड़ा हुआ होता तो उसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा आउटपुट होती है, यानी डी आंसर हो जाता। लेकिन इसमें स्प्लिट रिंग जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा, डीसी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। यदि जो स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ाई जाए तो इसके लिए निम्न में से क्या बढ़ाना पड़ेगा? कुंडलियों की संख्या, वर्गों की संख्या, आवर्ती या धारा? यदि स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ाई जाए तो इसके लिए निम्न में से क्या बढ़ाना पड़ेगा? जल्दी से बता दीजिए। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जामों में। यदि स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ाई जाए तो इसके लिए निम्न में से क्या बढ़ाना पड़ेगा? कुंडलियों की संख्या, वर्गों की संख्या, आवर्ती या धारा? कौन सा होगा इनमें से आंसर? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर आपको यह टेस्ट आज वाला अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें टेस्ट को। कल शाम को 8 बजे लेकर आएंगे हम आपके लिए अगला टेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। जितने कैंडिडेट्स देखते हैं वो लाइक करते नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, शायद उनको पसंद नहीं आता। यानी कुंडलियों की संख्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ाई जाए तो इसके लिए कुंडलियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, कम्यूटेटर खंड किसके बने होते हैं? कम्यूटेटर खंड किसके बने हुए होते हैं? कर्षित कठोर तांबे से, या इसको कठोर कर्षित तांबा भी बोल सकते हैं, या पीतल से, या एल्यूमिनियम से, या इनेबल्ड तार से? कौन सा होगा इनमें से आंसर? कम्यूटेटर खंड किससे बने होते हैं? जल्दी से बता दीजिए टाइप करके कमेंट बॉक्स में। हाँ तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कठोर कर्षित तांबे से, या कर्षित कठोर तांबे से बने हुए होते हैं जो कम्यूटेटर खंड होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, आर्मेचर की परिधि पर जो समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित होता है उसके लिए क्या उपयोग में लेते हैं? योग, क्षेत्र कुंडलन, पोल शू
या शक्तिशाली ध्रुव? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आर्मेचर की परिधि होती है, उस पर समरूपता से अगर हमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना हो या वितरित करना हो तो उसके लिए क्या उपयोग में लेते हैं? योग, क्षेत्र कुंडलन, पोल शू या शक्तिशाली ध्रुव? जल्दी से बता दीजिए, आपको जैसा भी पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, पोल शू होते हैं, यानी जो ध्रुव बने हुए होते हैं उसके ऊपर शू किसको बोला जाता है? तो इस प्रकार से बने हुए होते हैं, इनको शू बोला जाता है। इसके बीच में आर्मेचर गति करता है, यानी ये जो होता है इसको पोल शू बोला जाता है, जो समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करता है। ये होते हैं पोल। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रायदिश धारा मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? यानी दिश धारा मशीन होती है, उसके आर्मेचर का प्रतिरोध कितना माना जाता है? 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम या 1000 ओम? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी के नाम टाइप नहीं हो पा रहे इतनी जल्दी, आप सभी से क्षमा चाहूँगा। तो लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 ओम माना जाता है दिश धारा मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध। अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सॉरी इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। प्राय आर्मेचर बना होता है, प्राय आर्मेचर किससे बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का या लोहे का, सिलिकॉन इस्पात का या मृदु इस्पात का? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए। प्राय आर्मेचर बना होता है, किससे बना होता है आर्मेचर? उच्च कार्बन इस्पात से या लोहे से या सिलिकॉन इस्पात से या मृदु इस्पात से? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन इस्पात से, यानी आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, कम वोल्टता व उच्च धारा के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है या कौन सी कुंडलन की जाती है? वाइंडिंग को कुंडलन भी बोला जाता है। तरंग कुंडलन, तो तरंग कुंडलन होता है दोस्तों, इसका नाम बता देता हूँ आपको, इसको वेव वाइंडिंग भी बोला जाता है, वेव वाइंडिंग। यह दूसरा है लैप कुंडलन या लैप वाइंडिंग बोल सकते हैं, या संयुक्त कुंडलन या एकत्रित कुंडलन। कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी कम वोल्टता और उच्च धारा के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है? लो वोल्टेज हाई करंट के लिए ए का मतलब है वेव वाइंडिंग, बी का मतलब है लैप वाइंडिंग, सी है संयुक्त वाइंडिंग और एकत्रित वाइंडिंग। कौन सा होगा इनमें से आंसर? कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, लैप वाइंडिंग, LAP, यानी नाम से पता चलता है लैप वाइंडिंग होती है, यानी L से स्टार्ट होती है, इसका मतलब लो वोल्टेज, यानी यहाँ पे लो वोल्टेज की भी बात की गई है, इसका मतलब लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को आज का टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जितने कैंडिडेट देख रहे हैं लाइक करते नहीं हैं, पता नहीं शायद उनको पसंद आता है या नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का टेस्ट आप सभी को। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में कृपया शेयर ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ें। तो धन्यवाद दोस्तों। कल शाम को 8 बजे होगा आप सभी का अगला टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन पर। आप सभी का दिन शुभ रहे, आपका भरोसा हमारा साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।